जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। हम सभी पढ़ रहे थे स्वर। तो हमने लगभग स्वर समाप्त कर दिया था। आज हमें पढ़ना है व्यंजन। इसके पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बताया था, तो उसमें हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी अंतर्राष्ट्रीय लिखने में। तो अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाएगा, मैं पढ़ तो सही रहा था बट हमसे ये ता था ये छूट गया था। तो ये हमने क्लियर कर लिया है, ये हमारी गलती थी, हम इसे स्वीकार करते हैं। अब आगे हम अपनी क्लास को चालू करते हैं। तो एक कमेंट आया था सजातीय स्वर और विजातीय स्वर बता दिया जाए। तो सजातीय स्वर और विजातीय स्वर क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। सजातीय स्वर, दूसरा है विजातीय स्वर। सजातीय स्वर मतलब जो समान वर्णों से बने हों, वे हमारे सजातीय वर्ण होते हैं। जैसे आ, ई और उ, ये तीन हमारे सजातीय वर्ण होता है। क्यों? क्योंकि जो आ होता है वो हमारा आ और आ से मिलकर बना होता है, और जो ई होती है ये हमारा ई और ई से बनकर बना होता है। उसी प्रकार ये जो उ होता है ये हमारा उ से और उ से मिलकर बना होता है। यानी समान जाति के वर्णों से मिलकर बना वर्ण हमारा सजातीय स्वर कहलाएगा। तो ये हमारा सजातीय स्वर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं विजातीय स्वर। विजातीय मतलब विभिन्न जाति से मिलकर बना स्वर विजातीय स्वर कहलाएगा। ये कौन कौन से होते हैं? ये होता है हमारा जो हमने बताया था संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ही विजातीय स्वर कहलाते हैं। ए, ऐ, ओ और औ। क्यों? क्योंकि ये विभिन्न जाति के स्वर से मिलकर बने होते हैं। जैसे आ है तो ये आधन ई से मिलकर बना होता है। ए है तो ये आ और ए से मिलकर बना होता है। ओ है आ और उ से मिलकर बना होता है। औ आ और ओ से मिलकर बना होता है। तो ये विजातीय स्वर, ये आ दूसरे का स्वर है, ये दूसरी जाति का स्वर है। वैसे ही ऐ में आ और ऐ ये विभिन्न जाति से मिलकर बना है, तो ये हमारा विजातीय स्वर हो जाता है। इसके बाद हम अब व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन वह होता है जो किसी न किसी वर्ण यानी कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे हमारे व्यंजन होते हैं। जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं अपने आप में, वो वर्ण किसी भी सहायता से नहीं बोले जाते। लेकिन व्यंजन है, इसको स्वर की सहायता पड़ती है। जैसे हम का लिखते हैं, इसमें आ छिपा होता है, लेकिन हमें व्यंजन फॉर्म लिखना होगा तो ये हम का के नीचे हलंत हमें लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा शुद्ध व्यंजन वर्ण होता है। इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद में
दो भेद होते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। तो हम सबसे पहले देखेंगे उच्चारण के स्थान पर। अब इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे स्पर्शी व्यंजन। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है स्पर्शी व्यंजन, यानी स्पर्श किया जाए। अब स्पर्श कौन करेगी, यानी हम बोलते तो हमारी जीभ जिस भी स्थान पे मुंह के अंदर स्पर्श करेगी वही हमारा स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत देखते हैं हम पहले कंठ। कंठ वर्ण या फिर इसी को हम बोल देंगे का वर्ग। कंठ के अंतर्गत या का वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ और ङ आएगा। ये का वर्ग इसलिए बोला गया है कि इसका पहला जो सदस्य है वो का है, तो इसी के नाम पर हमारा इसे का वर्ग कहते हैं। फिर आ जाएगा तालव्य या उसी को तालु बोलेंगे। इसे बोल देंगे चा वर्ग। चा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। ये हमारा तालव्य हो गया। इसके बाद हम देखेंगे मूर्धा। मूर्धा या फिर इसी को मूर्धन्य बोल देंगे। इसके अंतर्गत टा वर्ग आएगा। इसके बाद हम देखेंगे दंत्य। दंत में हमारा ता वर्ग आएगा। ता, था, दा, धा और ना। फिर आ जाएगा ओष्ठ। ओष्ठ के अंतर्गत पा वर्ग। ये हमारे स्पर्शी व्यंजन हो गए। इसी स्पर्शी व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे कि वर्ग में आमने सामने की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर हम देखते हैं इसमें 5 वर्ण आते हैं, का से अंगा तक में और का से पा में, ऐसे भी 5 और इधर भी 5, तो 5 चारों तरफ मिला के 5 5, तो इसे वर्गीय व्यंजन कहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत
अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? ये हमारे 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन हो गए। इसके बाद देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म या इसी को संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। इसके अंतर्गत तीनों सा और हा वर्ण आता है। फिर हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? छ, त्र और ज्ञ और स्र। ये हमारे किस किस वर्ण से मिलकर बने हैं? तो जो छ है ये हमारा का के नीचे हलंत है, क्योंकि जो व्यंजन होता है वो अधूरा होता है। ये स्वरों की सहायता से लिखा जाता है, तो इसमें हम स्वर आ होता है वो हटा देंगे तो हमारा शुद्ध व्यंजन होगा। तो ये का धन सा से मिलकर जब बनेगा तब हमारा ये छा बनेगा। फिर त्रा को देखेंगे तो त्रा जो है ता धन रा से मिलकर बना होता है, तो ये त्रा होता है। और जो ज्ञा होता है वो हमारा जा धन इया से मिलकर बना होता है, तो ये हमारा ज्ञा होता है। और जो ये स्रा होता है वो हमारा सा धन रा से मिलकर बना होता है। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण, इसी को ही हम ताड़न जात भी बोल सकते हैं। या फिर इसी को उच्छिष्ट भी कहते हैं। ये कौन से 2 वर्ण होते हैं? ड़ा और ड़ा। फिर हम देखते हैं लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन के अंतर्गत रा आता है। जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो कई बार जीभ हमारी लुढ़क कर आती है, यानी कि जैसे बोले रा तो ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन अन्य वर्णों को नहीं बोला जा सकता है। फिर हम देख लेते हैं पार्श्विक व्यंजन। ये पार्श्विक शब्द है, ये पार्श धन इक, इसमें इक प्रत्यय जुड़ा है, पार्श्व में इक प्रत्यय, तो ये पार्श्विक बनता है। और जो पार्श्विक का शाब्दिक अर्थ होता है अगल और बगल, यानी जब हम ला का इसके अंतर्गत ला वर्ण आएगा। जब हम ला का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ मुड़ जाएगी और जो बगल से दोनों तरफ से हवा निकलेगी, इसीलिए हमारा ये पार्श्विक व्यंजन होता है। फिर स्पर्श स्पृष्ट संघर्षी देख लेते हैं। स्पृष्ट
संघर्षी के अंतर्गत हमारा च, छ, ज और झ वर्ण आएगा। फिर इसके बाद कुछ देख लेते हैं। नासिक्य, नासिक व्यंजन या फिर इसी को निरनुनासिक भी कहते हैं। निरनुनासिक ये क्या होता है? जो हमारा वर्गीय व्यंजन बताया गया, मैंने बताया, तो वर्गीय व्यंजन में जो लास्ट के पांचों थे, कौन कौन से? अंगा, ञ, अड़ा और न और म, ये हमारे नासिक व्यंजन या फिर इसी को निरनुनासिक व्यंजन कहते हैं। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी सांस नाक के द्वारा बाहर निकलती है। इसके बाद देख लेते हैं काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन के अंतर्गत हमारा एक वर्ण आता है, वो हा होता है। तो ये हमारा कुछ व्यंजन हुआ। इसके बाद हम कुछ थोड़ा सा जो प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजन बचा हुआ है, अल्प प्राण और महाप्राण, इसको हम कल देख लेते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी इस क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए। आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, जो आपकी सलाह होगी। थैंक यू।